So we will now do a few more questions based on एल हॉस्पिटल रूल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एल हॉस्पिटल के बारे में, ठीक है। उस पर बेस्ड हम लोग और कुछ क्वेश्चन करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 sin x plus 3 cos x minus 3 divided by x square minus x। पहले तो देख लो कि ये 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में है कि नहीं। तो अगर 0 रखोगे तो ये क्वांटिटी 0 हो गया, ये 3 हो गया, -3 ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा। ये 0/0 फॉर्म में है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसमें हम LH रूल लगा देंगे। अप्लाई कर दिए एल हॉस्पिटल रूल। तो ऊपर भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम एक्स के रेस्पेक्ट में, नीचे भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो न्यूमरेटर हो गया cos x -3 sin x, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x का माइनस sin x और कांस्टेंट का 0 डिवाइडेड बाय, नीचे हो गया एक्स स्क्वायर का 2x और x का हो गया 1, ठीक है। अब ये 0/0 फॉर्म खत्म हुआ कि नहीं देखो, तो 0/0 फॉर्म खत्म हो चुका है। अब इसमें डायरेक्टली 0 सब्सटीट्यूट कर सकते हो आप। तो अगर आप 0 सब्सटीट्यूट कर दोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ -3 × 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 × 0 -1। 0/0 खत्म हो चुका है, तो आंसर आ जाएगा -1, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें एक बार में इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं हटेगा, आपको एक से ज़्यादा बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हटाने के लिए। जैसे क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो जैसे है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 sin x plus 2 cos x minus x minus 2 divided by x square। इसमें भी वही काम करेंगे, ये भी 0/0 फॉर्म में होगा। 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ -2 है, तो ये 0/0 फॉर्म में आ जाए। अप्लाई करते हैं हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ऊपर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा cos x, यहाँ आ जाएगा -2 sin x -1 डिवाइडेड बाई 2x। अभी आप 0 रख के देखो, स्टिल दिस इज इन 0/0 फॉर्म। 0 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया और ये 1 है, तो 1 - 1 फिर से ऊपर में 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा। आप 0 रख के एक बार देखो, दिस इज स्टिल इन 0/0 फॉर्म। So again we will have to apply LH rule। फिर से एल हॉस्पिटल फिर से लगा दिया, तो लिमिट हो गया x टेंडिंग टू 0, cos x को डिफ्रेंशिएट किया तो आ गया -sin x, और sin x को डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ जाएगा cos x, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, नीचे में 2x का होगा डिफ्रेंशिएशन 2। अब x के जगह पे आप 0 पुट कर दो तो देखो sin -sin 0 -2 cos 0 डिवाइडेड बाई 2। अब ये -0 -2 into 1 divided by 2 which should be equal to -1। तो ये फाइनली -1 के बराबर है। cos 0 का वैल्यू 1, sin 0 का वैल्यू 0। जिनका अनम्यूट हो गया है म्यूट कर लो, किसी का तो अनम्यूट दिख रहा है, म्यूट कर लो। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। एल हॉस्पिटल पे बेस्ड कुछ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे आपको कुछ अननोन्स फाइंड आउट करने के लिए हो सकता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है a इंटू ई टू दी पावर x माइनस बी डिवाइडेड बाई x का वैल्यू दिया हुआ है 2 के बराबर, ठीक है। और a और b फाइंड आउट करना है, फाइंड a एंड b।
आप देखो ध्यान से सुनना बात को मेरा। अगर मान लो ऊपर में फाइनाइट क्वांटिटी आ रहा है, नीचे में जीरो आ रहा है, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। या मान लो ऊपर में जीरो आ रहा है, नीचे में फाइनाइट हो रहा है, तो ये जीरो आ जाएगा, ये कोई इनडिटर्मिनेट नहीं है। जीरो बाई जीरो आएगा तभी ये इनडिटर्मिनेट हो सकता है। और ऑन रिमूविंग इनडिटर्मिनेट यू मे गेट सम फाइनाइट वैल्यू। when you remove 0 by 0 you might get a finite value। तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, नीचे तो फोर शेयर ये जीरो टेंड कर रहा है, ऊपर में अगर मैं जीरो रखूंगा तो a इंटू ई टू दी पावर जीरो माइनस बी हो गया, दिस विल बी a माइनस बी। अगर ये a माइनस बी जीरो के बराबर नहीं होता तो आंसर आ जाता है इन्फिनिटी, टू आने का कोई चांस नहीं है। आप समझ रहे हो बात। अगर a माइनस बी जो ऊपर में आया ये जीरो नहीं होगा तो टू आने का कोई भी चांस नहीं है ना, फिर तो इन्फिनिटी ही हो जाएगा आंसर में। तो टू आने का सिर्फ चांस तभी बनता है जब ये जीरो बाई जीरो फॉर्म में आए, और ऑन रिमूविंग जीरो बाई जीरो फॉर्म यू मे गेट सम फाइनाइट वैल्यू। क्योंकि नीचे में जीरो है और ऊपर में फाइनाइट नहीं हो सकता है, अदरवाइज फिर टू कभी आ ही नहीं सकता है। सो एक बात तो श्योर हो गया यहाँ से कि a माइनस बी को जीरो होना ही पड़ेगा, सो दैट वी गेट जीरो बाई जीरो फॉर्म, एंड देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी माइट गेट अ वैल्यू इक्वल टू टू। तो यहाँ से फिर हम लोग क्या कर दिए, a इक्वल्स टू बी हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया एक रिलेशन। नाउ अब हमने मान लिया है कि ये जीरो बाई जीरो फॉर्म में है। जब a माइनस बी को हमने जीरो मान लिया है तो जो हमारा एक्सप्रेशन है लिमिट x टेंडिंग टू जीरो a e टू द पावर x माइनस बी डिवाइडेड बाई x, ये हमारा जीरो बाई जीरो फॉर्म में है। अब जब हमने मान लिया कि a इज इक्वल टू बी है तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म में है। अब क्या करेंगे, हम इसको एल हॉस्पिटल लगाएंगे इसमें। एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, डिफरेंशिएट करो आप, तो ये हो जाएगा a e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x कांस्टेंट का जीरो, नीचे में हो गया वन, है ना। अच्छा, और इसका लिमिटिंग वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में किसके बराबर, टू के बराबर दिया हुआ था। अब आप इसमें जीरो रखोगे तो a इंटू ई टू दी पावर जीरो का वैल्यू टू के बराबर हो गया। ये आपका टू गिवन था क्वेश्चन में यहाँ, यानी कि इसका मतलब हो गया a इज इक्वल टू हमारा टू आ गया। अच्छा, क्योंकि b और a बराबर था तो b भी जो है वो टू के इक्वल ही आ जाएगा। समझ आ रहा बात। तो b का भी वैल्यू टू हो जाएगा, a का भी वैल्यू टू हो जाएगा। गॉट इट। ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा और मुश्किल में क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। जैसे मान लो दिया हुआ क्वेश्चन, लिमिट है x टेंडिंग टू जीरो a e टू दी पावर x माइनस b cos x प्लस c, इसमें तीन कांस्टेंट आ रहा है, c e टू दी पावर x, तीन अननोन है इसमें, डिवाइडेड बाय x साइन x। अब आप देखो ध्यान से यहाँ पे, जब मैं जीरो रखता हूं तो ये क्वांटिटी जो है जीरो साइन जीरो के बराबर आता है, विच विल बी इक्वल टू जीरो। ऊपर में अगर मैं जीरो रखता हूं तो a इंटू ई टू दी पावर जीरो माइनस बी कॉस जीरो प्लस सी इंटू ई टू दी पावर जीरो, है ना, ये ऐसा आ जा रहा है। और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स है, वन सेकेंड, ई टू दी पावर जो है माइनस एक्स, तो ई टू दी पावर माइनस जीरो भी जीरो के बराबर ही हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर आप यहां से देखते हो तो ये आ जा रहा है a माइनस बी प्लस सी के बराबर, ठीक है। अब अगर ऊपर में ये फाइनाइट क्वांटिटी हुआ, जीरो नहीं हुआ,
ठीक है। कोई फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी है, कोई अगर फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी है, फाइनाइट, और यहाँ इसको ऐसा लिख लेना नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी है अगर न्यूमरेटर में, तो फाइनाइट बाई जीरो जो है इन्फिनिटी हो जाएगा, ऊपर में अगर नॉन जीरो हुआ तो अच्छा, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्वेश्चन में जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक सेकंड। क्वेश्चन में इसका दिया हुआ 2 के बराबर, ठीक है, 2 के बराबर दिया हुआ। तो अच्छा देखो, तो ऊपर में जीरो होने के लिए a माइनस बी प्लस सी को हमको जीरो करना ही करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ गया पहला इक्वेशन। 3 वेरिएबल से 3 इक्वेशन आना चाहिए, तो एक इक्वेशन आ गया है। अभी हमको 2 बार एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। देखते हैं कैसे आएगा। अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल, सो आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ए ई टू द पावर एक्स माइनस बी कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो ये है ना प्लस बी साइन एक्स आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस सी ई टू दी पावर माइनस एक्स। ई टू दी पावर माइनस एक्स को जब भी डिफ्रेंशिएट करोगे आप, तो ई टू दी पावर माइनस एक्स ही रह जाएगा, और चेन रूल अप्लाई करोगे तो माइनस एक्स भी डिफ्रेंशिएट होगा, तो एक माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये नोट डाउन करके रखना, ई टू दी पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स। नीचे में प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो साइन एक्स को ऐसे ही छोड़ दिया, एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 प्लस एक्स को ऐसे ही छोड़ दिया, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, ठीक है। ये मैं मान के चल रहा हूँ आपको प्रोडक्ट रूल आता है ना, फिजिक्स में किया होगा बहुत ऐसे क्वेश्चन। तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। अभी आप देखो ध्यान से, अब आप इसमें जीरो जरा पुट करके देखो क्या हो रहा है। तो जब आप जीरो पुट करोगे तो ए इंटू ई टू द पावर जीरो प्लस बी साइन जीरो माइनस सी ई टू द पावर माइनस जीरो, और यहाँ से अच्छा इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा ए, अच्छा बी साइन जीरो, ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए माइनस सी के बराबर, ठीक है। नीचे में अगर हम देखते हैं तो ये क्वांटिटी हो गया जीरो, जीरो इंटू वन प्लस जीरो इंटू वन, एक्स तो हो जाएगा जीरो और कॉस जीरो हो जाएगा वन, तो ये तो जीरो आ रहा है। डिनोमिनेटर पूरा जीरो है, बट न्यूमरेटर जो है वो ए माइनस सी है। अच्छा, इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, ये तो गिवन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर में भी जीरो बनना पड़ेगा, तभी जाके इनडिटर्मिनेट फॉर्म हटने के बाद 2 के इक्वल आ सकता है। अगर न्यूमरेटर में जीरो नहीं होगा तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से a माइनस सी भी जो है वो जीरो के बराबर होना चाहिए। ये हमारा गया दूसरा रिलेशन। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अप्लाई कर देंगे एल हॉस्पिटल। अगेन अप्लाई कर दिया हमने एल हॉस्पिटल, फिर से तो ये आ जाएगा ए ई टू दी पावर एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, फिर से डिफ्रेंशिएशन माइनस ई टू दी पावर एक्स होगा, तो ये प्लस हो जाएगा वापस से सी ई टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा कॉस एक्स, और इस वाले पार्ट में फिर से चेन सॉरी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो इस वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, cos x को वैसे ही छोड़ दिया, x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 प्लस x को वैसे ही छोड़ दिया, cos x का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस साइन, ठीक है। तो ये हमको आ गया किसके बराबर, ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ए ई टू दी पावर x प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी ई टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, ये 2 टाइम्स कॉस ऑफ एक्स आ जाएगा,
माइनस एक्स साइन एक्स आ गया। अब जरा देखते हैं क्या है, जीरो जरा पुट करके देखो क्या आ रहा है। तो अगर हम जीरो यहाँ पे पुट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए इंटू ई टू दी पावर जीरो प्लस बी कॉस जीरो माइनस प्लस सी ई टू दी पावर माइनस जीरो, विच विल बी ए प्लस बी प्लस सी। हो जाएगा ए के बराबर, ये बी के बराबर और ये सी के बराबर। अच्छा, नीचे में देखो कितना आ रहा है अभी, नीचे में आ गया टू कॉस जीरो जो है, कॉस जीरो जो है उसका वैल्यू वन हो गया और माइनस जीरो आ गया, तो नीचे में आ गया टू। अब जो है ना जीरो बाई जीरो नहीं होगा, इसको जीरो नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि तो ऊपर अगर जीरो हो गया और नीचे टू है तो आंसर जीरो हो जाना चाहिए। फिर अगर ऊपर में जीरो रखते हैं, मान लो इसको हमने जीरो रख दिया और नीचे में टू है, तो आंसर तो जीरो हो जाना चाहिए। लेकिन आंसर कितना दिया हुआ है, तो ये जीरो नहीं होगा। आंसर कितना दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ था हमारा टू के बराबर, ये गिवन था। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मीनिंग ये हो गया कि a प्लस बी प्लस सी बाई टू का जो वैल्यू है वो टू के बराबर आना चाहिए। यानी a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है ये फोर के बराबर हो गया, और इसको हमने मान लिया थर्ड इक्वेशन। सो वी हैव नाउ थ्री वेरिएबल्स एंड वी हैव थ्री इक्वेशंस आल्सो, है ना। तो तीनों इक्वेशंस को यूज करके और तीनों वेरिएबल्स को यूज करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, ये काम आप खुद से कर लेना। जैसे एक रिलेशन है a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, एक रिलेशन है a माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, तो a की जगह c लिख सकते हो, c की जगह a लिख सकते हो, दोनों इक्वल हो गया। और अपने पास एक तीसरा रिलेशन भी है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू फोर। तो ये तीनों रिलेशन को यूज करके आप ए बी सी खुद से फाइंड आउट कर लोगे। यूजिंग दिस three equations you may now find a b and c। क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए इसमें, है ना, क्लियर है सबको। हाँ भैया। पर देखो एक और बात है इसमें, ऐसे मैं आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूँ, एल हॉस्पिटल का अपना कुछ लिमिटेशंस है इस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए। जहाँ पे मान लो ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि जीरो बाई जीरो फॉर्म आते चले जा रहा है, आते चले जा रहा है, तो आपको बहुत मल्टीपल टाइम्स जो है ना एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। तो है ना, इस ड्रॉबैक को हम एक्सपेंशन फॉर्मूले से ओवरकम कर सकते हैं। जैसे मान लो नीचे में फॉर एग्जांपल एक्स टू दी पावर 5 है और ऊपर में डिफरेंस, पहले अभी जीरो बाई जीरो फॉर्म में ऊपर में, अच्छा ये फाइनाइट दिया हुआ, मान लो 7 के बराबर दिया हुआ फॉर एग्जांपल, तो अभी तो नीचे में जीरो है, तो ऊपर में फाइनाइट करना पड़ेगा, तो ऊपर में जो भी बनेगा उसको जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा एक इक्वेशन। फिर डिफरेंशिएट किए तो 5x टू द पावर 4 हो गया। फिर दूसरा रिलेशन ऊपर में आएगा, ऊपर जीरो ही होना चाहिए तभी फाइनाइट आ सकता है, क्योंकि नीचे जीरो है। फिर डिफरेंशिएट करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, और ऊपर में मान लो अगर एक्सप्रेशन प्रोडक्ट जैसा कुछ हो गया इस टाइप का, तो डिफरेंशिएट करते करते वो और एक्सप्रेशन बढ़ते चले जाएगा, तो ना वहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसका कुछ लिमिटेशन है कुछ क्वेश्चन में, सर्टेन प्रॉब्लम्स में, सर्टेन क्वेश्चंस में। तो इस लिमिटेशन को हम लोग जो है ना एक्सपेंशन फार्मूला से ओवरकम कर लेते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू और इसको क्लियर करूंगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ होमवर्क में, आप इसको करके आना अगले क्लास। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan of 2x माइनस n sin x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, और इसका वैल्यू जो है कोई इंटीजर के बराबर आ रहा है, ठीक है। n का वैल्यू क्या होगा, n का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक है, ये बताना है आपको n का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है। आप करना इसको खुद से बन जाएगा। ये एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू 1 प्लस x कॉस x माइनस b साइन x
डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 3 है और इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। एक्स कॉस एक्स नहीं, सॉरी ए कॉस एक्स। इसमें ए एंड बी का वैल्यू पता करना क्या होगा, तो यहाँ हो सकता है आपको 3 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़े इस क्वेश्चन में। चलो इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको नोट डाउन कर लो ये दोनों क्वेश्चंस को। आगे बढ़े हम लोग। यस सर। पेशेंस के साथ जो है आप इसमें एल हॉस्पिटल लगाना सेकंड वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सपेंशन फॉर्मूला। अच्छा, एल हॉस्पिटल के हेल्प से देखो, आपने ये सब जो फॉर्मूला पढ़ा था क्या होता था, ये याद है कुछ? n into a एन to the एन माइनस। यस। अच्छा देखो, आप इसको क्या करोगे, 0/0 फॉर्म में है ना ये, ए रखेंगे तो 0/0 फॉर्म में आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट कर दो ऊपर, तो ये हो गया एन एक्स टू द पावर n माइनस 1, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0, नीचे में x का डिफ्रेंशिएशन 1, और लिमिट है x टेंडिंग टू a। x के जगह a रखो तो कितना आ जाएगा, एन ए टू द पावर n माइनस। हो गया प्रूव। और क्या फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट x टेंडिंग टू a, x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना था, 1 के बराबर, याद है? तो आप देखो ये 0 रखोगे तो ln 1 हो गया, ऊपर में ln 1 0 हो गया, नीचे भी 0 है तो 0/0 फॉर्म में। डिफ्रेंशिएट करो, लॉग का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1/1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0 प्लस 1, कॉन्स्टेंट का 0 एक्स का 1, चेन रूल, डिवाइडेड बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1, तो ये आ गया फाइनली 1/1 प्लस एक्स के बराबर। और एक्स की जगह आप 0 पुट कर दो तो 1/1 प्लस 0 कितना आ गया। फिर हमने पढ़ा था लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए टू द पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू ln a पढ़ा था, करेक्ट। तो देखो 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 हो गया 0, 0/0 फॉर्म में है। तो डिफ्रेंशिएट करो, ए टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया ए टू द पावर एक्स ln a, कांस्टेंट का 0 डिवाइडेड बाई एक्स का 1। अब एक्स की जगह इसमें 0 रखो तो ए टू द पावर 0 हो जाएगा 1, आंसर आ गया ln a। फिर आपने पढ़ा था लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। आप देखो ये भी 0/0 फॉर्म में है, डिफ्रेंशिएट करो आप, तो e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x, 1 का हो गया 0 और x का हो गया 1। अब x की जगह 0 रखो, e टू द पावर 0 माइनस 0/1, ये कितना हो गया, 1 के बराबर, ये 1 के बराबर आता है। तो ये सारे जो फॉर्मूले हम देख रहे हैं, हम इसको कर सकते हैं किसके हेल्प से, एल हॉस्पिटल रूल के हेल्प से हम इसको कर सकते हैं, ये सारे जो फॉर्मूले उसको। तो आपका ये होमवर्क में मैं क्वेश्चन डाल दे रहा हूँ कि एल हॉस्पिटल रूल के हेल्प से आपको ये सारे फॉर्मूले डिराइव करने हैं।
ठीक है ना, तो एल हॉस्पिटल लगा के सारा डिराइव कर लेंगे। नाउ लेट्स सी एक्सपेंशन फॉर्मूला। तो इसका कॉन्सेप्ट हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आप हायर क्लासेस में इसको आप पढ़ोगे, जब आप बीटेक वगैरह में जाओगे ना तो वहाँ पे आपको टेलर सीरीज पढ़ना होता है। ठीक है, वहाँ आपको समझ में हो सकता है ये आने लग जाए उस टाइम पे कि ये कैसे डेराइव हुआ है। ठीक है, तो डेरिवेशन में तो अभी फिलहाल हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपको कुछ एक्सपेंशन है वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन का एक्सपेंशन, एन चाहे कोई भी पावर हो तो इसको एक्सपैंड करने का ये फॉर्मूला था 1 प्लस एन एक्स, है ना, एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, फिर एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, और ये इसी तरीके से चलते चले जाएंगे। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। किसी भी फंक्शन को, मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी फंक्शन को आप इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हो। किसी भी फंक्शन को, साइन एक्स कॉस एक्स tan एक्स, कोई भी फंक्शन को, उसके लिए कुछ रूल होता है, एक टेलर सीरीज होता है जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, पर अभी आपको उसमें ज़्यादा डीपली जाने का ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, इसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो ये एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन का, वैसे ही ई टू दी पावर एक्स का भी एक्सपेंशन है, इसको लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। अच्छा, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि सीक्वेंस सीरीज में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है आपको एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज करके कभी कभी मेंस और एडवांस में पूछ देता है कभी कभी, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन है और ये चलते चले जाएगा कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, अच्छा, उसी में अगर मान लो ई टू दी पावर माइनस एक्स का कभी एक्सपेंशन पूछ दिया तो क्या करोगे आप? तो आप एक्स को सिंपली क्या करोगे? माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे। इसका एक्सपेंशन लिखने के लिए एक्स को आप माइनस एक्स से खाली क्या करोगे? रिप्लेसमेंट कर दोगे तो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और जहां स्क्वायर रहेगा तो वहां पे साइन प्लस ही रह जाएगा, और जहां ऑड रहेगा पावर वहां पे साइन जो है माइनस हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ये ई टू दी पावर एक्स का ही कहानी है, खाली एक्स के जगह पे आपको किससे रिप्लेसमेंट कर देना? माइनस एक्स। ये तीसरा हुआ ना। नेक्स्ट, ए टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या है? ओके, तो ए टू दी पावर एक्स का बता देता हूँ। अच्छा, मान लो ए टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन बाय द वे लिखना है, तब कैसे करोगे आप? ई टू दी पावर एक्स के हेल्प से ही ए टू दी पावर अगर एक्स का एक्सपेंशन लिखना तब क्या करोगे आप? इसको कैसे करोगे आप बताओ? इसका एक्सपेंशन लिखने के लिए मान लो इसको हम लोगों ने टी मान लिया, लेट्स से ए टू दी पावर एक्स को हमने टी माना। ठीक है, तो ए टू दी पावर एक्स को अगर हमने टी माना और बेस हम ई कर रहे हैं, तो एल एन ए टू दी पावर एक्स को एल एन टी बोल सकते हैं, या यहाँ से हम एक्स एल एन ए को एल एन टी बोल सकते हैं। करेक्ट? करेक्ट है। और अगर हम लॉग हटा दें तो ई टू दी पावर एक्स एल एन ए जो है वो टी के बराबर आ जाएगा। ध्यान से देखो, यानी कहने का मतलब, मीनिंग ये है कि ए टू दी पावर एक्स को ही ई टू दी पावर एक्स एल एन ए लिखा जा सकता है।
गेटिंग इट? ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ से अगर मान लो हमको a टू दी पावर x का एक्सपेंशन लिखना होगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको लिख लूँगा e टू दी पावर x ln a, और जहाँ जहाँ x था वहाँ पे मैं x के जगह x ln a पुट करता चला जाऊँगा। तो ये हो गया 1 प्लस x ln a प्लस x ln a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x ln a का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। समझ आया बात? क्लियर है ये बात? बोलो बोलो, रिप्लाई करना पड़ेगा यस नो। हाँ भैया। Yes. अब देखो नेक्स्ट एक्सपेंशन फॉर्मूला क्या है। ln 1 प्लस एक्स रहेगा तो इसका जो एक्सपेंशन है वो होता है x माइनस एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3। ध्यान देना, इसको प्लस माइनस का गलत होगा का कि ऑड पे प्लस करना था या इवन पे प्लस करना था, फिर ये गलती होगा कि सीरीज 1 से स्टार्ट हो रहा है या x से स्टार्ट हो रहा है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो ध्यान से याद करना सीरीज को, ठीक है ना, ध्यान से याद करना सीरीज को। कंफ्यूजन है तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, अगर मैं x को 0 रखूंगा तो ln1 हो गया, ln1 का वैल्यू 0 से है, 0 हो गया। तो अगर मैं सीरीज को 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, इधर x का एक्सप्रेशन है, इधर x का पूरा एक्सप्रेशन है, तो जब मैं x को 0 रखूंगा तो ये तो पूरा क्वांटिटी 0 हो जाएगा, तो आंसर आएगा इधर 1, जबकि LHS में आ रहा है 0। तो ये भी एक चेक करने का तरीका है कि x से स्टार्ट होगा एक्सप्रेशन या 0 से, ठीक है। वैसे याद रखो तो बेस्ट है, लेकिन कभी कंफ्यूजन हो जाए तो आपको मैं एक हिंट दे रहा हूँ जिसके हेल्प से हिट एंड ट्रायल से पता कर सकते हो आप इस सीरीज x से स्टार्ट हो रहा होगा या x से, है ना। और प्लस माइनस आपको याद रखना पड़ेगा, ये आ गया माइनस एक्स टू दी पावर 4 बाई 4 प्लस ऐसा ऐसा। अच्छा, इसी में स्पेसिफिक आप याद रख सकते हो, अगर ln 1 माइनस एक्स होगा तब क्या होगा, अगर ln 1 माइनस एक्स होगा तब इसका एक्सपेंशन क्या होगा। जहाँ जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो जाएगा। हाँ, तो माइनस था तो ln 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन देखो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स का होल क्यूब बाई 3 हो जाएगा, माइनस माइनस एक्स का पावर 4 बाई 4 हो जाएगा। अच्छा, ये भी ध्यान रखना फैक्टोरियल नहीं है इसमें, नीचे में e टू दी पावर x में फैक्टोरियल था, यहाँ सिंपली 1 2 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3। अगर अच्छे से पढ़ाई करके तुम लोग आओगे, है ना, अच्छे से पढ़ाई करके अगर आओगे और अगले क्लास में सारा तुम लोग सुना दोगे कि हाँ सब याद है, तो मैं आपको अगले क्लास में इसका डेरिवेशन का तरीका भी बता दूंगा कि कैसे डिराइव करते हैं। मान लो कोई बच्चा भूल गया ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, तो मैं ऐसा टेक्निक बता दूंगा जिससे आप तुरंत डिराइव भी कर सकते हो कि इसके बराबर आएगा, ठीक है। बट ये मैं आज नहीं बताऊंगा, ये सिर्फ तभी बताऊंगा जब आप ये सारा एक्सपेंशन फॉर्मूला याद करके अगले क्लास में आओगे, या डिस्कशन के दिन बताऊंगा। डिस्कशन के दिन ऐसे भी बहुत कम स्टूडेंट लोग आते हो तुम लोग, तो मैं ये सब सीक्रेट्स जो है ना नॉर्मल क्लास डे में नहीं रिवील करूँगा, डिस्कशन के दिन बताऊंगा कि कैसे जो है ना ये फॉर्मूला जो है, हम अगर मान लो भूल गए तो हम डिराइव भी कर सकते हैं, डिस्कशन के दिन बताऊंगा। अच्छा, अब cos x और sin x का याद रख लो, cos x sin x का याद रख लिए तो काफ़ी है। कभी कभी tan x का ज़रूरत पड़ता है, बट अदरवाइज cos x और sin x से काम चल जाता है, ज़रूरत नहीं पड़ता है ज़्यादा, ठीक है। cos x का याद रख लो और sin x का याद रख लो, काफ़ी है इतना। ऐसे आप देखोगे तो बहुत चीज़ का एक्सपेंशन लिखा हुआ रहता है, आप बुक में देखोगे साइन इनवर्स एक्स का भी मिल जाएगा एक्सपेंशन, हो सकता है tan इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का भी मिल जाए, tan x का भी मिलेगा आपको, है ना। पर उतना ज़रूरत पड़ता नहीं जितना ज़रूरत है, जो क्वेश्चंस आते हैं वही मैं लिखवा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा होगा तो tan x का आप अलग से याद रख लेना, बट मैं tan x का लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि वो बड़ा लेंदी है याद रखने में। cos x sin x लिखवा दे रहा हूँ, इतना याद रख लेना आप, आपको आ जाएगा 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल
माइनस, अच्छा देखो इसमें क्या है, सिर्फ इवन है, इवन पावर है ना, और उसमें भी ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ चल रहा है, और नीचे में फैक्टोरियल है। कंफ्यूजन होगा अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि सब लगभग लगभग मोटा मोटी थोड़ा सिमिलर ही है, थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस है। और साइन एक्स में एक्स से स्टार्ट होगा, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल। अच्छा ये मुश्किल काम है याद करना, क्योंकि मुझे तो IIT जेईई के एग्ज़ाम तक फिर से दोबारा रिवाइज करना पड़ा था इसको याद रखने के लिए, क्योंकि मैं बार बार भूल जाता था। तो हो सकता है आप लोग भी एक बार याद करोगे भूल जाओगे, कोई बात नहीं, दोबारा फिर से रिवाइज करना, याद करना है इसको, ठीक है। क्योंकि एक्सपेंशन फार्मूला से कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो बहुत ही इजी हो जाते हैं, जो एल हॉस्पिटल से हो सकता है कि बहुत बार बार आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़े, है ना। तो इसको याद रखना। अब देखो ध्यान से, एक मैं आपको यहाँ पे नोट में ऐसे बता दे रहा हूँ कि जब भी एक्स जीरो टेंड करेगा ना, तो आप हायर पावर को निग्लेक्ट कर सकते हो, निग्लेक्ट हायर पावर। क्योंकि जैसे जैसे मान लो फ्रैक्शन है, जीरो के बहुत करीब है कोई क्वांटिटी, में बढ़ाता जाऊंगा पावर, तो धीरे धीरे छोटा होते चले जाएगा, और छोटा होते चले जाएगा, और छोटा होते चले जाएगा, और छोटा होते चले जाएगा। तो हायर पावर में लगभग वो, और मान लो जीरो के लगभग पहले से था ही, और पावर बहुत बड़ा करते जा रहे हैं, हायर पावर और बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो और ये जीरो के ही लगभग बराबर होता चले जाएगा। तो हायर पावर को आप निग्लेक्ट कर सकते हो सम या डिफरेंस में, जब x जीरो टेंड कर रहा है, और x जब भी इन्फिनिटी टेंड करेगा, तो इसमें आप नेग्लेक्ट कर सकते हो किसको, निग्लेक्ट लेस पावर, जो छोटा पावर रहेगा, है ना, तो स्मॉलर पावर्स को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, लेस पावर्स को या स्मॉलर पावर्स। अब मैं इसमें इसका थोड़ा सा ब्रीफ मीनिंग समझाता हूँ। मान लो नीचे में मिनिमम पावर एक्स क्यूब है, एक्स में जीरो टेंडिंग का बात कर रहा हूँ। अगर मान लो नीचे में मिनिमम पावर एक्स क्यूब है, तो ऊपर मैं एक्स क्यूब को निग्लेक्ट नहीं करूंगा, एक्स क्यूब से जो बड़ा पावर होगा ना, उसको मैं निग्लेक्ट कर दूंगा सबको। ये मैं एक्स टेंडिंग टू जीरो के केस में बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सब लगभग जीरो के बराबर हो जाएगा, और यहाँ 2 है, मान लो यहाँ 5 है, तो इनके कोफिशिएंट का रेशियो आंसर हो जाएगा। ये हमने काम, ये नया नहीं बता रहा हूँ मैं, ये काम हमने पहले भी किया हुआ है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में बताया था ये। वो उसी तरीके से मान लो अगर एक्स इन्फिनिटी टेंड कर रहा है और हायर पावर यहाँ मान लो 5 है, तो नीचे में मान लो 5 का भी एक्सप्रेशन है, 4 का भी एक्सप्रेशन है, तो मैं इसको नेग्लेक्ट नहीं करूंगा, बल्कि इससे जितने भी छोटे पावर्स है ना ऊपर में भी, इनफैक्ट ये सब बेकार हो गया है, सबको मैं निग्लेक्ट कर सकता हूँ, और सिर्फ इसको ध्यान में रखूंगा। समझ आ रहा है बात। तो एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी में जो सबसे बड़ा पावर दिख गया, उसको ध्यान में रखो, और उससे जो छोटे पावर से आप उसको निग्लेक्ट कर सकते हो, उसको, है ना, नजरअंदाज कर सकते हो। उसी तरीके से एक्सटेंडिंग जीरो में जो मिनिमम पावर है उसको कंसिडरेशन में रख लिया, बाकी उससे जो हायर पावर्स हैं उसको हम नजरअंदाज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। क्वेश्चन है आपको, देखो इसमें बहुत बार ऐसा भी लगेगा कि जो एक्सपेंशन फॉर्मूले पे बेस्ट क्वेश्चंस है, अरे वो हम एल हॉस्पिटल से भी तो कर ही सकते थे, तो दिस इज ट्रू, है ना, मेनी अ टाइम यू कैन आल्सो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, और मे बी एल हॉस्पिटल क्या, इनफैक्ट जो हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है ln1 प्लस एक्स बाई एक्स, एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, ये सब भी हो सकता है वहाँ पे एप्लीकेबल, तो वो सब भी अप्लाई कर सकते हो। ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा और टूल दे रहा हूँ, जहाँ पे वो सब फेल करने लग जाए, आप एक्सपेंशन भी सोच सकते हो साथ साथ। तो देखो इस क्वेश्चन को हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम
एक्सपेंशन से ही करें। इस फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले मेथड से भी कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को है हम लोग एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं, और इसी क्वेश्चन को जो है हम लोग एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं। तो मान लो अगर मेथड 1 हमको यूज करना है पहले वाला, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 करके ऐसा, और नीचे में है log 1 प्लस एक्स। तो इसके हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो एक्स बाई 2 से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसा कुछ करना पड़ेगा, और उसके हेल्प से हम फिर क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उससे भी बन जाएगा। ठीक है, ये पहला मेथड हो गया। दूसरे मेथड में हम देखो 0 बाई 0 तो आ ही रहा है, ऊपर में भी 0 बन रहा है, नीचे में भी 0 बन रहा है, हम एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं। चलो, तो हम यहाँ अभी एक्सपेंशन का बात करें तो हम एक्सपेंशन वाले फॉर्मूले से ही ट्राई करेंगे इसको करने का। अब आप देखो cos x का एक्सपेंशन क्या दिया हुआ है, तो इसको हमने लिख दिया 1 माइनस cos x की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। क्योंकि x 0 टेंड कर रहा है इसलिए मैं हायर पावर को नेग्लेक्ट कर दूंगा, उसको डॉट 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 कर दिया। और log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या है, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन देखो तो ये कॉपी में देखो एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू दी पावर 4 बाई 4 ऐसा चल रहा है। अब देखो ध्यान से 1 1 तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर में जो हाईएस्ट पावर है, सॉरी मिनिमम पावर का बात करेंगे है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे मिनिमम पावर। आपको पहले भी बताया था ये बात, कंपेयर मिनिमम पावर। अगर न्यूमरेटर में जो पावर है, न्यूमरेटर का मिनिमम पावर जो है वो डिनोमिनेटर के मिनिमम पावर से बड़ा है, तो आंसर क्या होता था याद है आपको, आंसर होता था 0। और अगर डिनोमिनेटर का पावर बड़ा हो जाए तो आंसर होता था इन्फिनिटी, और कॉम्पेरेबल है तो उनके कोफिशिएंट का रेशियो। ये मैं एक्स टेंडिंग 0 पे बात कर रहा हूँ, और एक्स टेंडिंग इन्फिनिटी पे दोनों का पावर अगर कॉम्पेरेबल है तो कोफिशिएंट का रेशियो। ऊपर का हाईएस्ट पावर बड़ा है तो इन्फिनिटी, नीचे का हाईएस्ट पावर बड़ा है तो आंसर 0, उल्टा। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, ऊपर में मिनिमम पावर जो है 2 है, नीचे में मिनिमम पावर 1 है, ऊपर का जो मिनिमम पावर है वो बड़ा है, आंसर हो जाएगा 0 के बराबर। इज दैट क्लियर? और नहीं तो दूसरा तरीका अगर हम मेथड से करेंगे तो क्या करेंगे, मेथड से करेंगे तो इन्फिनिटी में हम हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे डिवाइड करते थे, और एक्स टेंडिंग 0 में हम मिनिमम पावर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डिवाइड बाय एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अगर आप इससे डिवाइड कर दोगे तो ये जो लिमिट है वो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। देखो बाहर में माइनस है ना, बाहर में माइनस है, बाहर में यहाँ पे माइनस है, तो साइन सबका चेंज करते चले जाएगा, तो ये बच जाएगा। एक्स से साथ साथ डिवाइड भी कर रहे हैं, चलो माइनस को बाहर ही रखना, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 4 फैक्टोरियल। ये इस तरीके से कुछ अपना आ जाएगा। नीचे में है वो जो है वो कितना हो जाएगा, देखो नीचे में है ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर बाई 3 एंड सो ऑन। अब मैं जब x को 0 टेंड कराऊंगा तो आप देखो क्या हुआ, यहाँ पे x को जब मैं 0 टेंड करा रहा हूँ तो ऊपर में 0 रखूंगा तो x के सारे टर्म्स है तो सब 0 के बराबर हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस, बाकी ये सब 0, इधर x का टर्म है तो x 0 रखूंगा तो सब 0 के बराबर हो जाएगा, तो नीचे में 0 आ गया, और 0 बाई 1 कितना हो जाएगा 0 के बराबर। तो अगर मान लो फॉर्म मैंने ये याद नहीं है स्टेटमेंट, तो आप मिनिमम पावर से ऊपर नीचे डिवाइड करके देख लो, उससे भी आंसर आ जाएगा। ये याद रखना कि एक्स टेंडिंग 0 में हमको मिनिमम पावर से डिवाइड करना है ऊपर नीचे, और एक्स टेंडिंग इन्फिनिटी में हमको हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना है ऊपर नीचे। ठीक है, यह टेक्निक याद रख लो, जो ये बताया मैंने पहले भी बताया हूँ मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन लिखो और इसको जरा ट्राई करो तो बताओ तो आंसर कितना आएगा। x टेंडिंग टू 0 है e टू द पावर x साइन x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5x क्यूब। अब देखो यहाँ हमको देख के ही समझ में आ गया कि 0/0 इंडिटरमिनेट भगाने के लिए पहले बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर, फिर करेंगे तो 6x, फिर करेंगे तो 6। तो यहाँ तक तो जीरो रखेंगे तो जीरो ही आएगा, इसमें भी जीरो ही आएगा, इसमें भी जीरो आएगा। तो कितने बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसको 0/0 हटाने के लिए? तो डिनोमिनेटर को देख के ही पता चल रहा है कि हमको 3 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल से अगर इसको प्रोसीड करोगे तो आपको 3 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए। समझ आ रहा है बात? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। 3 बार आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में जो है ना एक्सपेंशन ज़्यादा यूजफुल हो जाता है, क्योंकि एल हॉस्पिटल 3 बार लगाना पड़ेगा। अदरवाइज एल हॉस्पिटल से भी बनाओगे तो ये क्वेश्चन एल हॉस्पिटल से भी बन जाएगा। अगर एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो हमको 3 बार एल हॉस्पिटल अप्लाई करना पड़ेगा। एक्सपेंशन से लिख लो, ये बाद में सब याद नहीं रहेगा। यूजिंग एल हॉस्पिटल अगर हम बनाएंगे तो वी विल हैव टू डिफरेंशिएट थ्राइस। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ वाइज चॉइस। The wise idea is to go with expansion formula. तो e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। देखो नीचे में पावर x क्यूब है ना, तो आप x क्यूब तक कम से कम लिखो, उसके बाद जो उससे बड़ा पावर है ना उसको लिखने का जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? यही बात मैंने ऊपर इंडिकेट किया था कि हायर पावर को निग्लेक्ट कर सकते हो। इसका मीनिंग ये है ना कि नीचे में एक्स क्यूब दिया हुआ, तो एक्स क्यूब से जो क्योंकि कंपैरिजन हमको करना पड़ेगा कम से कम एक्स क्यूब तक, ठीक है, उसके से जो बड़ा पावर है ना उसको आप निग्लेक्ट करके चल सकते हो, उसको डॉट 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 लिख सकते हो। तो यहाँ तक कम से कम आप लिख दो, और इसके आगे जो है ना आप डॉट 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 मार दो। ठीक है, इससे बड़ा पावर आगे होगा नो डाउट, पर हमको जरूरत नहीं है उस उतने का। यहाँ हो गया माइनस एक्स। अच्छा एक सेकेंड, साइन एक्स का भी तो लिखना पड़ेगा। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। तो ये जो मैं लिखा ये सब एक्स्ट्रा जा रहा है, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, उसको डॉट 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 लगा दिया। ठीक है, उसके बाद माइनस एक्स हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 5x क्यूब, और ये है लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब आपको थोड़ा सा ना समझदारी से इसको कैलकुलेट करना है, क्योंकि बहुत लेंदी सा एक्सप्रेशन है। समझदारी से सॉल्व करने का मतलब हुआ आप देखो इसमें जो है कोई कांस्टेंट टर्म बनेगा क्या मल्टीप्लाई करके? तो कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर कांस्टेंट बनता है, तो नहीं बनेगा। आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे ध्यान से तो देखोगे x का कुछ टर्म बनेगा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और देखो कोफिशिएंट ऑफ x क्या बन रहा है। ध्यान से देखो, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके x बनेगा। और कोई तरीका है क्या? और कोई तरीका नहीं है। तो x का कोफिशिएंट देखो 1 बन रहा है। ये सब बाइनोमियल में आपने किया होगा ये सब चीजें। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना बन रहा है। ये फाइनाइट वैल्यू तभी देगा जब x और x स्क्वायर खत्म होके ऊपर में भी मिनिमम पावर x क्यूब बच जाए, तब जो है कोफिशिएंट कॉम्पेरेबल होगा, आंसर कुछ आएगा। अगर ऊपर में x और x स्क्वायर का टर्म बच जाता है तो आंसर इंफिनिटी हो जाएगा, है ना। एक्स क्यूब का भी टर्म खत्म हो जाता है, एक्स क्यूब से बड़ा पावर से बचता है, तो नीचे का मिनिमम पावर छोटा रह गया और ऊपर का मिनिमम पावर बड़ा हो गया, तो आंसर 0 हो जाएगा। फाइनाइट आंसर, फाइनाइट नॉन जीरो आंसर तभी आएगा जब ऊपर में भी एक्स क्यूब बने, नीचे में भी एक्स क्यूब रहे और उसके कोफिशिएंट का रेशियो आंसर हो जाएगा। तो ये कटना ही पड़ेगा। तो ऊपर में जरा देखो एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट बनता है, फिर मैं आपको समझाता हूँ।
तो एक्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहाँ से डेवलप होगा, आप देखो एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई करके ये बनेगा एक्स एक्स स्क्वायर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके बनेगा एक्स एक्स स्क्वायर, आप देख लो। और कोई तरीका है क्या, वन को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब बने, एक्स एक्स स्क्वायर बनेगा, इसको किसी से देख लो तो नहीं बनेगा। तो एक्स को मल्टीप्लाई किया इससे तो एक चांस यहाँ दिखा एक्स एक्स स्क्वायर बनने का, फिर ऐसे ही मल्टीप्लाई करते, इसको किसी से मल्टीप्लाई करके देखो तो एक्स एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स क्यूब यहाँ करोगे तो एक्स फाइव नहीं बनेगा, तो सिर्फ यही एक चांस है। तो इसका भी कोफिशिएंट कितना बना, 1। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब भी लिखना जरूरी है क्योंकि इसी को तो हम कंपेयर करेंगे नीचे से। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या बनेगा ये देखो आप, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बनने का क्या क्या तरीका है, 1 को मल्टीप्लाई करोगे आप इसके साथ, ठीक है, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है ना, तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, ये आ जाएगा -1/3 फैक्टोरियल, यहाँ से कोफिशिएंट बनेगा। फिर देखो x को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब बनने का चांस है क्या, इसको किसी से नहीं, यहाँ करोगे एक्स एक्स स्क्वायर बनेगा, यहाँ करोगे एक्स टू द पावर 4 बनेगा, नहीं है चांस, ठीक है। तो ये गया एक्स क्यूब, एक्स एक्स स्क्वायर को करोगे तो बनेगा क्या, तो हाँ देखो यहाँ एक्स क्यूब बनेगा, समझ रहे हो बात को आप, इसका चांस है एक्स क्यूब बनने का, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा, यहाँ से कोफिशिएंट क्या बनेगा, तो यहाँ से बनेगा +1/2 फैक्टोरियल के बराबर, ठीक है। तो ये आ गया कैलकुलेट करके 1/2 - 1/6, और ये आ जाएगा आपको 3 - 1 2/6 के बराबर, ये आ जाएगा फाइनली 1/3 के बराबर। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो गया 1/3 के बराबर, और एक्स क्यूब से ज्यादा वाले पावर को हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे क्योंकि वो सबसे कोई लेना देना है नहीं। तो हमारे पास जो है ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बना, आप ध्यान से देखो, हमारे पास बना x + एक्स एक्स स्क्वायर है ना, +1/3 एक्स क्यूब, और भी कुछ बना होगा, x टू द पावर 4 का भी कुछ बना होगा, ऐसे चलते जा रहा है ये, ठीक है। और इधर है -x - एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5x क्यूब, और भी हायर पावर बनेगा, 5 भी बनेगा, 6 भी बनेगा, पर उससे लेना देना है नहीं हमको। तो आप यहाँ देखो ये कैंसिल आउट हो गया, x और एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया इसके साथ, अब बचा एक्स क्यूब, तो इसके कोफिशिएंट को आप कंपेयर कर लो, आंसर कितना हो जाएगा, आंसर विल बी 1/3 डिवाइडेड बाई 5 which will be 1/15. Did you all get this question? सबको ये बात समझ आ गया? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। ऐसे ही मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको करना खुद से। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ओके, log of 1 + 2h at base e minus 2 log e 1 + h डिवाइडेड बाई, अच्छा मैं इसमें ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप फॉर्मूले से नहीं कर सकते हो, आप फॉर्मूले से भी सोच सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है, बट हो सकता है फॉर्मूले से ना भी हो, ठीक है ना, तो आपको देखना पड़ेगा कैसे करेगा, ये फॉर्मूले से नहीं होगा, इसमें एक्सपेंशन ही यूज करना पड़ेगा। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, कहाँ कैसे क्वेश्चंस में गड़बड़ी होता है, कहाँ पे आपको फॉर्मूला काम नहीं करेगा, मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइज कराता हूँ, हो सकता है आप समझ जाओ तो बहुत बढ़िया, नहीं समझो तो फिर आपका वो गड़बड़ है। देखो जैसे मान लो sin x/x³ रहता है ना, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि sin x/x तो हो गया सर 1, और इधर 1/x², चलो बाहर निकल गया, ये 1 हो गया, और ये 0 होके ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, तो ये ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। पर जैसे ही मान लो मैंने ऐसा बोला sin x - x
बाई एक्स क्यूब, तो आप इसको फॉर्मूलेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आप ऐसा ट्राई करोगे तो ये भी हो जाएगा, तो ये भी जो है साइन एक्स बाई एक्स होके और इंटू 1/x², और ये भी 1/x², 1/x² वाला पार्ट रह जाएगा। आप देखो ये तो 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 1/0² माइनस 1/0², तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन जा रहा है। अब आप इसको फॉर्मूले से ट्राई करोगे ना तो ये बनेगा ही नहीं। टेक्निकलिटी क्या है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में, ये मैं आपको विजुअलाइज कराना चाह रहा हूँ कहाँ एक्सपेंशन लगेगा। एक्चुअली इसमें क्वेश्चन में किया क्या गया है कि जब तक नीचे x से कंपेयर करना था, साइन x का अगर आप एक्सपेंशन देख रहे हो तो ऐसा है, ठीक है। तो जब तक नीचे में x था, मान लो x था नीचे में, तो हम इतना ही पार्ट तक कंसीडर कर रहे हैं साइन x को, और इसलिए ये x/x होके 1 हो जा रहा है। समझ आ रहा है बात को? अब देखो यहाँ पे जैसे ही ये x³ बना, जैसे ही ये x³ बना, यहां तक कंसीडर करेंगे तो x माइनस x³/6 हो जाएगा साइन x, और आगे जो है उसको, ये आगे जो है उसको 0 मान लिए, नीचे में x³ है, तो ऊपर का मिनिमम पावर छोटा है तो आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। या नहीं तो x से ऊपर नीचे डिवाइड कर लो तो 1 माइनस हो गया x²/6, आगे कुछ आ जाएगा, नीचे रह गया x², तो नीचे रह गया 0, ऊपर हो गया 1 माइनस इधर पूरा 0, तो 1/0 हो गया इन्फिनिटी। अब देखो, अगर यहाँ पे ध्यान से देखना, अब ऊपर में ये साइन एक्स है, नीचे में x³ है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम आउट किया जाता है ये देखो। अगर किसी तरीके से x वाला पोर्शन खत्म हो जाए तो ये x³ वाला पोर्शन ये पूरा बच जाएगा। समझ गए? तो मिनिमम पावर कॉम्पेरेबल आ जाएगा ऊपर नीचे में, तो यहाँ क्वेश्चन एक्सपेंशन बनाने के लिए -x कर देगा। अब ये साइन x माइनस x/x³ हो गया ना, तो ये क्वेश्चन जो एक्सपेंशन के अलावा जो है ना, बाकी उस ये हो सकता है उससे बन जाए, क्या बोलते हैं आपका एल हॉस्पिटल से बन जा, हो सकता है, लेकिन आपको फॉर्मूला जो है ना साइन x/x इज इक्वल टू 1, वो सबसे नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ एक्सपेंशन ही काम आएगा। तो एक्सपेंशन का जब क्वेश्चन बनाया हुआ रहता है ना, तो कुछ उसी तरीके से टेक्निकल पॉइंट दिया, जैसे लॉग के एक्सपेंशन में x का भी एक्सप्रेशन आता है, यानी h का भी एक्सप्रेशन आएगा, h² का भी, h³ का भी, यहाँ से भी h का एक्सप्रेशन आएगा, h² का, h³ का भी। तो नीचे जब h² दिया हुआ है ना, तो इस तरीके का ये अरेंजमेंट रहेगा कि h का कोफिशिएंट इक्वल होके कट जाएगा और ऊपर में h² का टर्म आ जाएगा, तब ये जो मिनिमम पावर होगा ऊपर नीचे वो कॉम्पेरेबल आ जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा ही रहेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में इसी तरीके से अरेंजमेंट बिठाया हुआ रहेगा। अगर आप मेरा बात समझ पा रहे हो, कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं भी कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो तो प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे समझ आपको आ जाएगा। जैसे यहाँ देखो साइन x का एक्सपेंशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस x³ 3 आगे तो लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये जैसे ही x माइनस में हुआ तो ये कट के और ये पावर कॉम्पेरेबल आ गया और आंसर हो जाएगा इनके कोफिशिएंट का रेशियो, दैट इज -1/3 -1/6 के बराबर। ये मैं एक्सपेंशन कहाँ पे यूज होता है उसका मैं खाली आपको बेसिक समझा रहा हूँ, किस टाइप के प्रॉब्लम में एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज होगा वो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। जब भी ऐसा कुछ डिफरेंस वगैरह दिखे ना और नीचे में ऐसे कुछ और h टेंडिंग टू 0 है या x टेंडिंग टू 0, आप जरूर सोचना वहाँ पे एक्सपेंशन लग सकता है। एक्सपैंड करने पे h से जो h² से जो छोटे पावर्स रहेंगे ना ऊपर में, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, h² ही मिनिमम पावर बचेगा ऊपर में भी। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और अननोन्स फाइंड आउट करने वाला। क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos ऑफ 4x प्लस a cos 2x
प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू फाइनाइट नॉन जीरो दिया हुआ है नंबर ए, फाइनाइट नॉन जीरो नंबर। आपको पता करना है कि ए एंड बी का क्या वैल्यू है। ये पता करना है आपको क्वेश्चन में। तो यहाँ अगर आप एल हॉस्पिटल लगाने का सोचोगे तो एल हॉस्पिटल में आपको 0/0 रिमूव करने के लिए आपको 4 बार हो सकता है डिफरेंशिएट करना पड़ता है, हो सकता है, है ना। बट अगर आप यहाँ पे एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज करते हो तो आपको एक ही बार में क्वेश्चन मिल जाएगा। 4 बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ डिफरेंशिएट करने पड़ेगा क्योंकि नीचे में x टू द पावर 4 है। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 4x की होगा, अभी भी x 0 रखने से 0 ही बन रहा है। फिर डिफरेंशिएट करोगे तो 12x x² बनेगा, अभी भी 0 रखोगे 0 ही रहेगा। फिर 24x, अभी भी 0 रखोगे 0 ही होगा। अब जाके खत्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए एल हॉस्पिटल नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सीधा एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो ऊपर में एक्सपेंशन फॉर्मूला से एक बार में पूरा क्वेश्चन डील हो जाएगा। cos 4x का एक्सपेंशन लिखो और x टू द पावर 4 तक लिखना आप, क्योंकि डिनोमिनेटर में x टू द पावर 4 है, तो x टू द पावर 4 तक लिखना आप। क्या लिखोगे cos 4x का एक्सपेंशन? cos x का एक्सपेंशन देखो क्या लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 - x² 2 फैक्टोरियल होता था ना, तो 4x का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 4x टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, यहीं तक लिखता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये हो गया cos x का एक्सपेंशन। अब यहाँ लिखा a और cos 2x का एक्सपेंशन लिखना हो तो 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 2x का पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट प्लस यहाँ लिख दिया b, ठीक है। डिवाइडेड बाय लिख लिया नीचे में x टू द पावर 4। ध्यान से सुनना, अगर बाय चांस, मेरा बात सुनना ध्यान से जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर बाय चांस ऊपर में कोई कांस्टेंट बच गया और नीचे में x टू द पावर 4 है, तो कांस्टेंट मान लो 2 है और इधर x² का कुछ टर्म है, जब x को हम 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी सब 0 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2/0, इंफिनिटी हो जाएगा। अगर आंसर इधर फाइनाइट होना है और वो भी नॉन जीरो, तो इसका एक ही तरीका है कि ऊपर में भी मिनिमम पावर 4 ही बचे, नीचे में भी मिनिमम पावर 4 बचे, तो अब कॉम्पेरेबल पावर होगा मिनिमम और आंसर होगा उनके कोफिशिएंट का रेशियो। अगर ऊपर में मिनिमम पावर बड़ा हो जाता है या नीचे में मिनिमम पावर बड़ा हो जाता है तो उस केस में आंसर 0 या इन्फिनिटी में से कुछ हो जाएगा। ये बात समझ आ रहा है सबको? यस नो में रिप्लाई कर दो। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली x टू द पावर 4 से जितने भी छोटे पावर्स हैं x पे, उन सबका कोएफिशिएंट 0 के बराबर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस नो? और x टू द पावर 4 का जो कोएफिशिएंट होगा, उनका जो रेशियो आएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस नो बोलो। यस सर। और मान लो अगर ये क्वेश्चन में एल दिया हुआ है तो हम लोग एल का भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखते हैं। तो यहां से आप देखो x² का कोफिशिएंट क्या बन रहा है, कांस्टेंट टर्म क्या बन रहा है, पहले तो ये बताओ। कांस्टेंट टर्म क्या बन रहा है ये बताओ। कांस्टेंट टर्म क्या बन रहा है? 1 प्लस ए के बराबर, 1 प्लस ए प्लस बी के बराबर आ रहा है, करेक्ट। यहाँ से 1, यहाँ से ए और यहाँ से बी,
1 प्लस ए प्लस बी के बराबर आ रहा है कांस्टेंट, और ये जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, पहला इक्वेशन। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर का बात करो, क्योंकि x का कोफिशिएंट तो है नहीं, x का कोई टर्म ही नहीं है, तो सीधा एक्स एक्स स्क्वायर पे आ जाते हैं। एक्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, इस वाले ब्रैकेट से देखोगे तो आ जाएगा आपको कितना, ये आ जाएगा -16 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल का वैल्यू हो गया 2, और यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी -4/2 फैक्टोरियल यानी इंटू ए। ठीक है, इतना ही है ना ये, तो ये भी 0 के बराबर होना चाहिए, यानी कि कितना आ गया ये -8 -2a जो है वो 0 के बराबर आ गया। a का वैल्यू जो है यहाँ से -4 के बराबर आ जाएगा। सही है, a का वैल्यू जो है वो -4 के बराबर आ जाएगा। नाउ इसमें आप पुट करो तो b का वैल्यू आ जाएगा, इस वाले में पुट करो a का वैल्यू, तो 1 प्लस -4 प्लस b इज इक्वल टू 0, और b का वैल्यू यहाँ से 3 के बराबर आ जाएगा। a का वैल्यू हो गया -4 और b का जो वैल्यू है वो आ गया 3 के बराबर। ठीक है, अच्छा एल भी फाइंड आउट करना है, ए बी भी फाइंड आउट करना है, और एल भी बताना है कितना होगा, लिमिट का वैल्यू भी बताना है कितना आएगा। तो ये तो यहाँ तक कहानी पता चल गया। लिमिट का जो वैल्यू है, लिमिट का जो वैल्यू वो किसके बराबर होगा, ये जो है ये किसके बराबर आएगा। अच्छा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 भी देख लो कितना आएगा, सॉरी x टू द पावर 6 नहीं, x टू द पावर 4 देख लो कितना आएगा। x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 4 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, और यहाँ से आ जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू ए डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 256, 4 टू द पावर 4 का वैल्यू हो गया नीचे में 24, और ये हो गया 16, ए का वैल्यू हम लोगों ने लिखा -4 डिवाइडेड बाई ये भी 24, तो कितना आ जाएगा ये 24 डिवाइडेड बाई 256, और ये 64 घट जाएगा 196 आ जाएगा ये, आइए 196 256 में से 64 घटाना 192 के बराबर आ जाएगा, सॉरी, तो ये आ जाएगा आपका 192 के बराबर, और ये कितना आ जाएगा, तो ये 8 के बराबर आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख लेना 8 के बराबर आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 जो है वो जो है 8 के बराबर आ जाएगा। क्लियर, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, लिमिट वैल्यू ऑफ लिमिट क्या हो जाएगा, एल का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x to the power 4 in numerator divided by coefficient of x to the power 4 in denominator, तो ये हो जाएगा 8/1 के इक्वल, एंड फाइनल आंसर इज 8। So this is how we'll be doing questions। ठीक है, मैं आपको एक दो क्वेश्चन और दे देता हूँ, आप इसको जो है घर पे ट्राई करना। प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, इफ limit x tending to 0
cos square x minus cos x minus e to the power x cos x plus e to the power x minus x cube by 2 divided by x to the power n is equal to finite non-zero। अगर ये फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी के बराबर आ रहा है तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है, ये पता करना है आपको। और उसी के अकॉर्डिंग फिर अगर मान लो ये l के बराबर आ रहा है, l का भी वैल्यू बताना कितना है। इसको आप घर से ट्राई करना, ये होमवर्क है। चलो, तो एक्सपेंशन फॉर्मूला खत्म। आपको एक्सपेंशन फॉर्मूला याद रखना है और इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, और कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं विशेष। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट जो टेक्निक है, लास्ट जो टूल है लिमिट को इवैल्यूएट करने का, विच इज नोन एज सैंडविच थ्योरम, उसको देखते हैं। So how much time is remaining? Almost 45 minutes. So let's learn now sandwich theorem. सैंडविच थ्योरम या इसको बोलते हैं स्क्वीज प्लेट थ्योरम। बिल्कुल नाम से जस्टिफाई करता है, उसी टाइप का कुछ स्टोरी भी है, नाम को एकदम जस्टिफाई करता है। तो सैंडविच बनने का मतलब ये है कि मान लो दो फंक्शंस हैं, ठीक है, दो फंक्शन से मान लो, ये मान लो है आपका gx, ये फंक्शन gx है और ये फंक्शन मान लो hx है, ठीक है, और इसके बीचों बीच ये hx ही है और ये gx है, और इसके बीच में हमेशा है कौन सा फंक्शन, fx एक फंक्शन, ये हमेशा इसके बीच में है, ठीक है। क्या लिखा हुआ ध्यान से सुनना कि एक फंक्शन है fx gx hx आर थ्री फंक्शंस जो सैटिस्फाई कर रहा है इस बात को, किस बात को, थ्री फंक्शन सैटिस्फाइंग, है ना, hx से हमेशा fx जो है बड़ा है या उसके बराबर हो सकता है पर उसको कभी क्रॉस नहीं करता है, और gx से हमेशा छोटा है या उसके बराबर है, उसको कभी क्रॉस नहीं करता है। तो gx से हमेशा छोटा है fx और hx से हमेशा बड़ा है fx, ठीक है, तो उसके बीच में रहता है। और मान लो ये हम बात कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में बात कर रहे हैं, मान लो लेट्स से हम ए से बी की बात, या ए से हम बी के बीच में बात कर रहे हैं, और सी एक पॉइंट है, सी पे जरूरी नहीं है, सी पे कुछ भी कहानी हो उससे कोई मतलब नहीं है, पर सी एक पॉइंट है। हम लोग बात करें जैसे ये जो है ना, ये है x इज इक्वल टू बी और ये मान लो है x इज इक्वल टू ए, ये पूरा a से b में इस रिलेशन को सैटिस्फाई कर रहा है, इस रिलेशन को सैटिस्फाई कर रहा है पूरा a से b में। c पे हमको नहीं पता कि क्या कहानी चल रहा है, c पे हमको पता नहीं एग्जैक्टली कि क्या कहानी चल रहा है, हो सकता है फंक्शन जो है एग्जिस्ट ही ना करे, हो सकता है फंक्शन कुछ भी हो, c पे हमको नहीं पता कि क्या कहानी चल रहा है। बट सी को अगर छोड़ दे तो सी के थोड़ा भी राइट में जाएंगे, सी के थोड़ा भी लेफ्ट में जाएंगे,
है ना। तो एच एक्स जो है एफ एक्स से छोटा होगा या बराबर होगा, और जी एक्स जो है वो एफ एक्स से बड़ा होगा या बराबर होगा। अब समझो इस बात को ध्यान से सुनना। कहानी ये है, स्टोरी ये है कि एफ जी एक्स और एच एक्स अगर सेम वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, जी एक्स और एच एक्स सेम वैल्यू के तरफ टेंड कर रहा है, और एफ एक्स उनके बीच में है, तो एफ एक्स को भी मजबूरन उसी वैल्यू को अप्रोच करना पड़ जाएगा। आप ऐसे समझो कि इन दोनों के बीच में है कोई फंक्शन, और ये दोनों लगभग यहाँ पे बराबर हो गया। अब ध्यान से सुनना बात को, इधर से आता आ रहा है, ऐसे इधर से आ रहा है, और ये लगभग एक पॉइंट पे जाके बराबर ही हो गया, और एक को इसके बीच में ही रहना है। तो कोई चांस है क्या कि इसके बराबर ना हो? ये भी जो है, ऐसा अगर मान लो ग्राफ है, ये मान लो एच एक्स फंक्शन है या जी एक्स फंक्शन है, और ये मान लो एच एक्स फंक्शन है, और ये एफ एक्स फंक्शन है। तो मान लो अगर ये लिमिट, ये मान लो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे y0 है, अगर ये फंक्शन x इज इक्वल टू सी पे y0 को अप्रोच कर रहा है, ये फंक्शन भी y0 को अप्रोच कर रहा है, और ये बेचारा इसके ऊपर नहीं जा सकता, इसके नीचे नहीं जा सकता, इसी को बीच में ही रहना है, तो इसको मजबूरन इसी पॉइंट पे अप्रोच करना पड़ेगा यहाँ पे। और कहाँ जाएगा बताओ? और कहाँ जाएगा? इसके बीच में रहना तो कहाँ जाएगा ये? और इसके पास कोई चांस ही नहीं है। इस पॉइंट पे जब जाएगा x इज इक्वल टू बी पे, तो इसके पास और कोई चांस नहीं रह गया। इसको बोलते हैं दो, है ना, दो के बीच में सैंडविच बन जाना। तो इसीलिए ये नाम से जस्टिफाई करता है, स्क्वीज प्लेट थ्योरम या सैंडविच थ्योरम। तो यहाँ हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना। satisfying these relations and मान लो hx का लिमिट, hx का लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी पे, सी क्या है? a और b के बीच में है। सी सम क्वांटिटी जो a और b के बीच में है, ठीक है। सी इज अ पॉइंट इन बिटवीन a एंड b, और सी पे हमको पता नहीं एग्जैक्टली क्या नेचर है, बट सी के राइट और लेफ्ट में हमको पता है, थोड़ा भी राइट में थोड़ा भी लेफ्ट में हमको पता है कि एच एक्स और जी एक्स के बीच में है एफ एक्स। एग्जैक्टली सी पे जानना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि जब हम लिमिट का बात कर रहे हैं तो सी पे हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सी के जस्ट राइट में या जस्ट लेफ्ट में बात कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में जस्ट लेफ्ट में बात कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट में जस्ट राइट में बात कर रहे हैं। लिमिट का मतलब ये कि हम उस पॉइंट पे एग्जैक्टली नहीं बात कर रहे, उस पॉइंट के जस्ट नेबरहुड में बात कर रहे हैं, जस्ट राइट में या जस्ट लेफ्ट में। तो सी पे जानना भी जरूरी नहीं है। सी के जस्ट राइट और लेफ्ट में कहानी क्या है? अगर एच एक्स का लिमिटिंग वैल्यू और जी एक्स का लिमिटिंग वैल्यू सी पॉइंट पे अगर ये इक्वल हो जाए, और ये फाइनाइट क्वांटिटी है, मान लो इक्वल हो गया, दोनों सेम ही तरफ अप्रोच कर रहा है, तो एफ एक्स को भी मजबूरन, हाँ, if fx, gx, hx are three functions satisfying this relation, then मजबूरन लिमिट x टेंडिंग टू c f of x ये भी l के बराबर हो जाएगा, इसको भी l के बराबर ही होना पड़ेगा। समझ आ रहा है बात? अगर हमको fx का लिमिट निकालना है x टेंडिंग c पे, और अगर हम दो ऐसा फंक्शन सेलेक्ट कर पाए, एच एक्स, और दो ऐसा फंक्शन हम सेलेक्ट कर पाए एच एक्स और जी एक्स, अगर हम दो ऐसा फंक्शन सेलेक्ट कर पाए विजडम के साथ, जिसका लिमिट हम निकाल सकते हैं, एक कंडीशन, और दूसरा कंडीशन उनका लिमिटिंग वैल्यू बराबर है, तो ऑटोमेटिकली एफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगा। सो क्वेश्चन में पूरा कहानी क्या है मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन कैसा रहेगा? क्वेश्चन में आपको एफ एक्स का लिमिट फाइंड आउट करना रहेगा, और एफ एक्स का लिमिट फाइंड आउट करना बड़ा खतरनाक है, बड़ा मुश्किल काम, मुश्किल लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स के जगह पे हम दो अपने मन से नया फंक्शन इंसर्ट करेंगे, एच एक्स और जी एक्स, ठीक है।
ये ऐसा फंक्शन होगा जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। एच एक्स और जी एक्स के बीच में हमेशा एफ एक्स रहेगा। पहला ध्यान देने वाला बात। दूसरा, ऐसा सेलेक्ट करना है एच एक्स जी एक्स की इनइक्वालिटी को तो सेटिस्फाई करे, साथ साथ आप उनका लिमिट भी इजिली इवेलुएट कर पाओ। सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, जब आपने इतना भी सोच लिया तो फिर ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिनका लिमिटिंग वैल्यू बराबर भी आए, तब जाके सैंडविच अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये तीन बातों का ध्यान रखना। पहला तो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, दूसरा उनका लिमिटिंग वैल्यू इवैल्यूएट करना इजी हो, और तीसरा जो दो फंक्शंस हमने सेलेक्ट किए हैं राइट और लेफ्ट में, उससे एफ एक्स से बड़ा या छोटा, उनके लिमिटिंग वैल्यू भी एक्स टेंडिंग सी पे इक्वल आने चाहिए। ये तीन बातों का अगर हम ध्यान रख ले तो एफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस में यूज होता है, जहां आपके सारे रूल्स फेल करने लग जाएंगे। जो आपने सीखा है कोई रूल्स नहीं काम आ रहा, ना एल हॉस्पिटल काम आ रहा है, ना एक्सपेंशन फार्मूला काम आ रहा है, ना पहले जो फार्मूला याद किया था वो सब काम आ रहा है। तो ऐसे कुछ एक्सट्रीम, कुछ रेयर क्वेश्चंस में सैंडविच थ्योरम या प्रीस्टले थ्योरम बहुत ही अच्छा काम करता है। ठीक है, तो ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट टाइप के क्वेश्चंस में यूज होगा सैंडविच थ्योरम, और बड़ा मजेदार क्वेश्चंस आता है इस पे। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चंस हम लोग करते हैं फिर देखते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी है, ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का लिमिटिंग वैल्यू पता करना है। देखो एक्स टेंडिंग जीरो पे हमने किया था ये क्वेश्चन, एक्स टेंडिंग जीरो पे हमने ये क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में, और ये हो भी जाता था क्योंकि एक्स टेंडिंग जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का बात करते थे। तो ये जीरो प्लस हुआ तो एग्जैक्ट जीरो हुआ, और नीचे में जीरो के लगभग बराबर है, जीरो नहीं है जीरो के लगते, ये जीरो हो जाता था। ये लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं, सॉरी राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है जीरो माइनस, ये जीरो माइनस, तो ये -1 के बराबर हो जाएगा, और नीचे में टेंडिंग जीरो है तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाता है। सॉरी, ये भी जीरो माइनस है ना, सॉरी, तो ये भी नेगेटिव है, प्लस इन्फिनिटी हो जाता है। तो बोलते थे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। पर इन्फिनिटी टेंड कर रहा है तो ऊपर भी इन्फिनिटी के लगभग बराबर हो जाएगा, नीचे भी लगभग इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? ये एक बहुत ही रेयर टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको फॉर्मूला वगैरह काम नहीं आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जहां भी आ जाता है तो ऐसा भी बहुत प्रॉब्लम देने के लिए फेमस है। तो आप इसको फिर कैसे करोगे? तो एक इजी सा मेथड भी है इनफैक्ट, है ना, इजी अप्रोच भी है कि आप कर सकते हो उसको। जैसे एक मेथड इसका ये भी है, ऐसे कर सकते हो। इंटीग्रल ऑफ एक्स से नहीं होगा, आप इंटीग्रल ऑफ एक्स को इतना लिख दो, एक्स माइनस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स। ठीक है, क्योंकि हमने एक्स को तो सीखा ही था ना लिखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स लिख सकते हैं एक्स को। तो यहां से हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, इंटीग्रल एक्स के जगह क्या लिखोगे आप? एक्स माइनस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 एक्स, तो 1 माइनस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स हो गया। अब फ्रैक्शनल ऑफ एक्स चाहे इनपुट जितना बड़ा हो, ये तो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। समझ आ रहा है बात? तो एक्स चाहे जितना मर्जी बड़ा रख दो, ये क्वांटिटी फाइनाइट है और ये इंफिनिटी हो गया। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 1 माइनस 0 विच विल बी इक्वल टू 1। तो इसका आंसर 1 है। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड है इसका सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम के हेल्प से ये हो जाएगा क्वेश्चन। तो हमने एक इनइक्वालिटी पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, अगर आपको याद हो तो, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है वो एक्स से जब भी होगा तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा। बराबर कब होगा? जब इंटीजर रहेगा एक्स, और नहीं तो उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर हो जाएगा। अगर 5 रहेगा तो इंटीग्रल वैल्यू भी 5,
और 5.2 रहेगा तो उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर हो जाएगा, 5.2 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर यानी 5। तो ये क्वांटिटी हमेशा x के बराबर होता है या x से छोटा होता है। बराबर कब? जब x इंटीजर हो और नहीं तो उससे छोटा होगा, ठीक है। और x माइनस 1 से हमेशा बड़ा होता है, x माइनस 1 से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। ये रिलेशन तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब हम अगर x हम इंफिनिटी पे बात कर रहे हैं, इंफिनिटी टेंडिंग पे, तो x तो एक पॉजिटिव नंबर हुआ, तो अगर हम x से डिवाइड कर दे तो इनइक्वलिटी साइन नहीं चेंज करेगा। समझ आ रहा है बात? अब देखो आप ध्यान से इसको, ये हमारा fx हो गया, ये hx हो गया, ठीक है, और ये हमारा gx हो गया। हमको इसका लिमिटिंग वैल्यू पता करना है, और आप देखो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या है x टेंडिंग इंफिनिटी पे। लिमिट x टेंडिंग इंफिनिटी पे x माइनस 1/x का लिमिटिंग वैल्यू कितना हो जाएगा? हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट का रेशियो 1। इसका देखो लिमिटिंग x टेंडिंग टू इंफिनिटी x/x कितना हो जाएगा? ये भी 1। दोनों हमने इस अंदाज में सेलेक्ट किया कि इनइक्वालिटी भी सही बैठ गया, लिमिटिंग वैल्यू भी इवैल्यूएट करना इजी है, और लिमिटिंग वैल्यू भी इक्वल हो गया, ठीक है। तो इसलिए लिमिट x टेंडिंग टू a, f ऑफ x का भी लिमिटिंग वैल्यू 1 के बराबर ही हो जाएगा। समझ आ गया बात? आंसर हो गया 1। तो ये हमने किया सैंडविच थ्योरम के हेल्प से। अब और एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से। लिमिट है x टेंडिंग टू इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस greatest integer of 2x plus greatest integer of 3x plus greatest integer of nx divided by n square। इसका आंसर क्या होगा? सोचो सोचो। देखो आप ऐसे समझो इसको, फिर से वही काम करना है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं करना है। x माइनस 1 से बड़ा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और x से छोटा या इक्वल होगा। सिमिलरली 2x माइनस 1 से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x बड़ा होगा, और 2x से छोटा होगा। ये इनइक्वालिटी चलते चले जाएगा nx तक के लिए। अब क्या करो, सबको ऐड कर दो। तो इसके हेल्प से आप सबको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद आपको ऐसा नजर आ जाएगा कि x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1 प्लस 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 nx माइनस 1 से बड़ा है कौन? इंटीग्रल ऑफ x इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 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 इंटीग्रल ऑफ nx, और इससे छोटा है x प्लस 2x प्लस nx से, ठीक है। ये रिलेशन आ गया अपने को। अब मैंने इस क्वांटिटी को क्या बोल दिया? इस क्वांटिटी को मैंने नाम दे दिया hx। ये जो हमारा क्वांटिटी है ये बन गया हमारा gx, और जिसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है आपको, ये जो क्वांटिटी है ये हमारा बन गया f ऑफ x, ठीक है। ये रिलेशन आ गया। अब देखो आप, अगर मैं hx का लिमिटिंग वैल्यू निकालता हूं कहाँ पे? x टेंडिंग इंफिनिटी था कि n टेंडिंग इंफिनिटी? एक सेकंड, x टेंडिंग इंफिनिटी नहीं, n टेंडिंग इंफिनिटी, n टेंडिंग इंफिनिटी।
तो यहाँ पे देखो ओके, ये आ गया n टेंडिंग इन्फिनिटी, एच एक्स का लिमिटिंग वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, तो x प्लस टू एक्स, लिखता हूँ जैसे था वैसे, x माइनस वन प्लस टू एक्स माइनस वन, है ना, प्लस प्लस एन एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा x अगर कॉमन ले लिए तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस 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 एन, ये मैंने x टू एक्स एन एक्स को एक साथ किया, और वन 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 को एक साथ कर दूंगा तो माइनस एन, वन 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 माइनस एन के बराबर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आ गया एन स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा x टाइम्स n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, क्योंकि इन्फिनिटी टेंड कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर मतलब कितना, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऊपर में आएगा x बाई टू और नीचे में आएगा वन, ध्यान से देख लो, ऊपर में एन स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा x बाई टू के इक्वल, ठीक है, और इधर आ गया नीचे में वन के इक्वल, तो ये फाइनली आंसर हो गया x बाई टू के बराबर। अच्छा, जब हम लिमिटिंग वैल्यू n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ही gx के लिए देखते हैं कि क्या लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे gx का, तो gx हमारे पास है x प्लस टू एक्स प्लस एन एक्स। मैं इसमें आपको एक चीज बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ध्यान से सुनना बात। तो x हमने कॉमन जब ले लिया तो ये वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस 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 एन बचा, नीचे में एन स्क्वायर है, ये x हो गया, ये n इंटू एन प्लस वन बाई टू फिर से आया, नीचे में एन स्क्वायर है, तो ये फिर से जो है x बाई टू के बराबर आ जाएगा। आप ध्यान से देखो तो एफ एक्स के राइट और लेफ्ट में जो हमने फंक्शन सेलेक्ट किया है ये वाला, यहाँ पे आप देखो ध्यान से फर्क किस बात का है। अगर आप इस फंक्शन को और इस फंक्शन को देखते हो तो ये खाली n का डिफरेंस आ रहा है, समझ आ रहा है बात, और थोड़ा बारीकी से देखो, इन फंक्शंस को अगर आप देख रहे हो तो इधर वन है, एक सेकंड, देखो हाँ जी देखो इधर, तो यहाँ पे देखो आप, ये वन है, यहाँ वन है, वन है, वन वन एक्स्ट्रा घटते जा रहा है। आप देखो जरा बात को ध्यान से समझो कि जब डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर रहेगा, डिनोमिनेटर में जब भी एन स्क्वायर रहेगा, डिनोमिनेटर में जब भी एन स्क्वायर रहेगा, है ना। अच्छा एक और बात ध्यान से समझ लो, ये ना ऐसे मैंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे जब आप लिखे ना ये चीज, ये रिलेशन तो लिख ही लिया आप, तो अभी नहीं Yes. होगा, एन स्क्वायर से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो सब में एन स्क्वायर से डिवाइड करके लिखो तब ये फंक्शन चल जाएगा। ये इनइक्वालिटी तो सही है ही, अब इसको एन स्क्वायर से डिवाइड भी कर दो, यहाँ भी एन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, और यहाँ भी एन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, अब ये इनइक्वालिटी सही है। इसको मानो एच एक्स और इसको मानो जी एक्स, और इसको मान लो एफ, अब ये सही है, ठीक है। तो यहाँ देखो जब डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर है तो इस वन 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 से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या,
जब डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर है तो फर्क पड़ेगा एन स्क्वायर के कोफिशिएंट बनने से। अगर 111 को आप इन्फिनिटी टाइम्स या एन टाइम्स ऐड करो तो ये एन देगा, एन स्क्वायर का कोई टर्म नहीं देगा। तो आप समझो इस बात को, लेफ्ट में जो फंक्शन है और राइट में जो फंक्शन है उसके लिमिटिंग वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एन स्क्वायर का टर्म जो जनरेट हो रहा है वो सिर्फ इस पार्ट से जनरेट हो रहा है, एन स्क्वायर का टर्म। इसमें भी इस वाले पार्ट से जनरेट हो रहा है सिर्फ एन का टर्म, एन स्क्वायर का टर्म। बाकी जो हमने घटाया है 111 उससे हमको एन स्क्वायर का कोई टर्म डेवलप नहीं हो रहा है। मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग मान लो इसी तरीके से अगर कोई एक और सैंडविच थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, नीचे में एन का पावर 3 रहेगा, तो इसके राइट और लेफ्ट में जो फंक्शन हम एडजस्ट करेंगे वो जो यहाँ दिया रहेगा उसमें इधर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा चीज हम ऐड करेंगे जिसमें एन क्यूब फॉर्म ना हो, और इधर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा चीज घटाएंगे जिसमें एन क्यूब फॉर्म ना हो। तो एन क्यूब से कम डिग्री का कोई चीज अगर घटाएंगे या जोड़ेंगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा। इधर जितना लिमिटिंग वैल्यू आएगा उतना ही लिमिटिंग वैल्यू इधर भी आ जाएगा। पर अगर जैसे ही कोई क्वांटिटी आप ऐड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मान लो जैसे ऊपर में कुछ ऐसा ऐड हो रहा है इधर कि इधर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐड होता चले जा रहा है, जो जो यहाँ पे क्वांटिटी है उस क्वांटिटी में मान लो ये एक्स्ट्रा ऐड होते चले जा रहा है, तो ये अल्टीमेटली एन क्यूब का एक्सप्रेशन देगा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, तो एन क्यूब का एक्सप्रेशन देगा, तो इससे आंसर पे फर्क पड़ जाएगा। पर अगर मान लो 1 2 3 ऐड हो रहा है ना, और हमने 1 2 3 ऐड किया तो इस फंक्शन से तो बड़ा ही हो जाएगा, इधर वाला फंक्शन gx बड़ा हो जाएगा, बड़ा भी हो गया उससे, और लिमिटिंग वैल्यू पे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 अगर ऐड होगा तो ये जो एक्सप्रेशन देगा, अगर इन एन टर्म्स का सम लिखेंगे तो ये n इंटू एन प्लस वन बाई टू देगा, और नीचे में एन क्यूब का टर्म है, तो हमारे लिमिटिंग वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि हाईएस्ट पावर जब कंपेयर करेंगे तो एन स्क्वायर से कोई दिक्कत है नहीं, एन स्क्वायर से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब एन इन्फिनिटी टेंड कर रहा हूँ। उसी तरीके से मान लो इधर कुछ हम ऐसा घटाते चले जाएं जिससे फंक्शन एफ एक्स से छोटा हो जाए, यानी एच एक्स मिल जाएगा, और इस तरीके से हमने घटाया है कि एन क्यूब का एक्सप्रेशन नहीं जनरेट हो रहा है उस पार्ट से जिस पार्ट को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, तो लिमिटिंग वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ा, लिमिटिंग वैल्यू वही का वही रह जाएगा, बट फंक्शन जो एफ एक्स था उससे छोटा फंक्शन मिल गया एच एक्स हमको, और लिमिटिंग वैल्यू पे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। तो इस तरीके से हम क्या, हमको आजू बाजू का फंक्शन सेलेक्ट करना है, राइट और लेफ्ट में जो फंक्शन है एफ एक्स के, इस आइडिया से सेलेक्ट करना है। अभी देखो ये जो मैंने बात बताया ना, अब इससे आपको समझने में थोड़ा थोड़ा आसानी होगा। देखो मैं और कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो ये आइडिया आपको काम देगा। करते हैं अभी कुछ क्वेश्चन है। Let's try this question. लिमिट है n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/1 प्लस n स्क्वायर प्लस 2/2 प्लस n स्क्वायर 3/3 प्लस n स्क्वायर, ऐसे चलते जा रहा है, लास्ट में n/n प्लस n स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, n इंफिनिटी टेंड कर रहा है, तो मैंने ये पहले भी बताया था, ऐसा मत समझना कि अच्छा नीचे में बड़ा पावर है तो ये तो जीरो, नीचे में बड़ा पावर है तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, सब जीरो 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 मिलके जीरो। नहीं, जीरो टेंडिंग है, ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, ये टेंडिंग जीरो है। टेंडिंग जीरो टेंडिंग जीरो टेंडिंग जीरो टेंडिंग जीरो, फाइनाइट टाइम्स अगर उसको जोड़ेंगे तो जीरो आएगा, बट इनफाइनाइट टाइम्स जोड़ेंगे
So that might give you some different answer. That might become some finite non-zero value. So number of terms infinity है तो टेंडिंग जीरो टेंडिंग जीरो टेंडिंग जीरो मिलके जीरो से अलग आंसर भी दे सकता है। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल इवैल्यूएट द सम ऑफ द सीरीज एंड देन वी विल कंपेयर द हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो ये जो इनफाइनाइट टर्म्स दिख रहे हैं इनका सम लगा के और इसको फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 1 + 2 ++ + n दिया हुआ है, तो अगर हम ऐसा लिख दें तो ये सिर्फ एक टर्म आ गया, और ऐसे यहाँ इनफाइनाइट टर्म्स है तो इस सीरीज का पहले सम इवैल्यूएट करेंगे ताकि जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है वो खत्म हो जाए, उसके बाद हम लोग हाईएस्ट पावर को कंपेयर करेंगे। अब आप देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या रहा है, आप इसको ध्यान से समझने का कोशिश करना। प्रॉब्लम ये है कि आप एलसीएम ले ही नहीं पाओगे, एलसीएम लोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये। आप ध्यान से देखो प्रॉब्लम क्या जनरेट हो रहा है, और जब आप यहाँ पे लिखोगे तो ये सारा क्वांटिटी मल्टीप्लाई होके यहाँ आ जाएगा, इसको छोड़ के ये सारा क्वांटिटी मल्टीप्लाई होके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेने पे, तो बहुत लेंदी एक्सप्रेशन बनेगा। समझ आ रहा है बात? बाई चांस मान लो अगर सबका डिनोमिनेटर सेम होता तो क्या होता, सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाता। तो जैसे ही सबका डिनोमिनेटर सेम होता तो एलसीएम लेना इजी हो जाता। आप समझ रहे हो बात? पहला। अब दूसरा चीज ध्यान से देखो, दूसरा चीज ध्यान से सुनना। मैं टेक्निकलिटी क्या कर रहा हूँ, टेक्निकलिटी क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात को जो मैं करने जा रहा हूँ। अगर मैं 1 2 3 को ये जो डिफरेंट दिख रहा है 1 2 3 उसको सबको मैं सेम बना दूं, 1 2 3 को मैं सबको सेम बना दूं, सेम बनाने के लिए मैं दो काम कर सकता हूँ, सबको 1 1 1 बना दूं या सबको n n n बना दूं। समझ आ रहा है बात? तो देखो जब 1 1 1 बना रहे हैं तो ये क्वांटिटी एक में घट गया डिनोमिनेटर में, और जब n n n बनाया तो ये सब में क्वांटिटी थोड़ा थोड़ा बढ़ गया। समझ आ रहा है बात? अच्छा, और हाईएस्ट पावर n² है तो लिमिट के वैल्यू पे असर भी नहीं पड़ेगा। आपको बात समझ में आया? अगर ये बात समझ में आ गया होगा तो आपको मुश्किल नहीं पड़ेगा दाएं बाएं जो लेफ्ट राइट में फंक्शन है उसको सेलेक्ट करने में। तो मैं क्या लिखूंगा, ऐसा लिखूंगा 1/1 + n², 2/2 + n² प्लस 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 n/n + n²। अगर मैं डिनोमिनेटर को बढ़ाते चले जाता हूं तो वैल्यू घट जाएगा। डिनोमिनेटर को मैं बढ़ाते चले गया, बढ़ाने का मतलब क्या, सब जगह मैं n कर दिया। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर को मैंने बढ़ा दिया, यहाँ पे डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया, तो डिनोमिनेटर को जब मैं बढ़ाऊंगा तो वैल्यू छोटा हो जाएगा। करेक्ट 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 करेक्ट। और जब मैं डिनोमिनेटर को घटा दूंगा ये तो सेम रह गया, ये चेंज अनचेंज्ड है, पर जो नेक्स्ट वाला टर्म लिख रहा हूं मैं यहां भी ऐसा ही कर दिया। तो हुआ क्या, डिनोमिनेटर जो है घट गया तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। और मैं ये चेंजेस भी उस तरीके से कर रहा हूं कि लिमिटिंग वैल्यू पे कोई असर ना पड़े। अगर मैंने ऐसा कर लिया तो देखो अब हमारा कहानी हो गया, ये हमारा जो है fx है, और ये जो एक्सप्रेशन आया इधर ये हमारा हो गया hx, और ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा हो गया gx। ठीक है, अब लिमिटिंग वैल्यू लगा दो आप। अब जब लिमिटिंग वैल्यू लगाओगे तो देखो क्या आता है। इसका लिमिटिंग वैल्यू अगर मैं इवैल्यूएट करता हूँ n टेंडिंग इन्फिनिटी पे, ठीक है, तो नीचे में n + n² जो है एलसीएम हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 1 + 2 ++ n के बराबर, which will be equal to limit n tending to infinity ऊपर में आ जाएगा n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2
1 प्लस एन स्क्वायर। अब हाईएस्ट पावर का अगर कोफिशिएंट कंपेयर करोगे एन स्क्वायर का, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 1/2 के बराबर। इसका आ गया आंसर 1/2। इसका भी 1/2 आना है, क्योंकि हमने चेंज हाईएस्ट पावर में किया ही नहीं है। हमने राइट और लेफ्ट में फंक्शन को एडजस्ट किया है, लेकिन हमने हाईएस्ट पावर को छेड़छाड़ नहीं किया है। अब देखो, किसी के मन में ये भी तो क्वेश्चन आ सकता था कि सर जो मैं इसको एन 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 किया हूँ, वाई कांट वी डू एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर। कर सकते हैं, फंक्शन उससे छोटा आ तो जाएगा, लेकिन लिमिट का वैल्यू चेंज कर जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? तो बिना लिमिट का वैल्यू चेंज किए हुए आपको फंक्शन को एडजस्ट करना है बड़ा छोटा। समझ रहे हो बात? इसको ध्यान में रखना है, ये बहुत मेन चीज है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है पार्ट है साइन विच थ्योरम का। तो हमने यहाँ जब एन स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो ये ऊपर आ जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस एन, नीचे में 1 + एन स्क्वायर। देखो फर्क क्या है, यहाँ एन है और 1 है, ये इंडिया का प्रेसिडेंट है, काम का है सिर्फ, नाम सिर्फ सॉरी नाम का है, काम का कुछ नहीं है। दिखने में तो लग रहा है यहाँ एन है, लेकिन है ना फंक्शनिंग नहीं है, इनर्ट है। इनर्ट इसलिए क्योंकि सारा काम एन स्क्वायर देख रहा है, एन का कुछ काम ही नहीं है, ये सिर्फ डमी है। डमी समझते हो ना, जो खाली देखने में, डमी फोन समझते हो ना, देखने में लगता है फोन है, फोन होता नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो ये डमी है। डमी मैंने समझ रहे हो ना, खाली उसका मूर्ति आकार बना हुआ, उसमें जान नहीं है। तो ये 1 जो है या एन रहे, 1 रहे या एन रहे, ये फंक्शन में नहीं है, ये इंडिया का प्रेसिडेंट समझ लो। फंक्शन में सिर्फ एन स्क्वायर है। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऊपर में एन इंटू एन प्लस 1/2। कहाँ चेंज हुआ? एन स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो अभी भी 1/2 है, क्योंकि एन स्क्वायर तो हमने चेंज ही नहीं किया है। तो अब जो है लिमिटिंग वैल्यू जो है, इसीलिए इसका भी जो लिमिटिंग वैल्यू है, इसीलिए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये फंक्शन को अगर हम एफ एक्स बोल रहे हैं, तो इसका भी लिमिटिंग वैल्यू 1/2 के ही बराबर आएगी। ठीक है, यही है पूरा सैंडविच थ्योरम। इसी तरीके से आपको सैंडविच थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, बोलो। चलो, तो इसमें और कुछ कुछ क्वेश्चंस होगा तो फिर हम लोग देखेंगे, बट मेनली यही समझना था सैंडविच थ्योरम। एक दो क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, आसान आसान से, ज़्यादा मुश्किल नहीं। कितना टाइम बच रहा है अभी? वी हैव अराउंड 10 मिनट्स। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दिया ऐसा, 3 - x²/12 से बड़ा है या इक्वल है f ऑफ x, और उससे बड़ा है 3 + x²/9। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r-0। जीरो पे पता नहीं, पर जीरो के राइट और लेफ्ट में सब बात पता है हमको। ठीक है, तो हमको जीरो पे लिमिट पूछेगा। ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि सैंडविच थ्योरम लगाओ। अगर इस क्वेश्चन को कोई भी पढ़ेगा, सैंडविच थ्योरम थोड़ा भी देखा है कि इनइक्वालिटी रहता है, जी एच एक्स से बड़ा एफ एक्स है, एफ एक्स से बड़ा जी एक्स है, तो उसको दिखेगा, ये उसको बोल रहा है कि सैंडविच थ्योरम अप्लाई करो, सैंडविच थ्योरम अप्लाई करो। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल दो एक्सटेंडिंग जीरो पे। आप इसको खुद से कर लेना, ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, इनइक्वालिटी ही बता रहा है, सैंडविच थ्योरम लगाना है। दूसरा एक और क्वेश्चन है, इसी तरीके सैंडविच थ्योरम में क्वेश्चंस रहेगा आपको। एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको। एक फंक्शन डिफाइन किया गया 1 से 2, 1, 2 से r में, और ये सेटिस्फाई करता है इस बात को, सेटिस्फाइज cos of 2x - 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, -33 को -33, ठीक है, से बड़ा है f ऑफ x
और ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, और ये मॉड में दिया हुआ है 4x माइनस 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ठीक है, और लिमिट बताना है आपको x टेंडिंग टू 2 एफ ऑफ एक्स कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। टू माइनस पे बताना है, टू माइनस है। ठीक है, इस पे बताना है आंसर कितना है। इसको आप कर लेना, क्वेश्चंस को आप। ठीक है, आपको याद है कुछ हमने वन साइडेड लिमिट पे बात किया था, आपको याद है? वन साइडेड लिमिट के बारे में हम लोगों ने बात किया था। Yes. तो उसमें जैसे एक, चलो अगले क्लास में कराऊंगा मैं आपको। तो लिमिट यहाँ पे आपका 21 से खत्म। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ, ठीक है ना? अगले क्लास में सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस। और कल मैंने आपको लेवल 1 क्वेश्चंस भेजा था, आपको आज मैं एक असाइनमेंट भेजूंगा, असाइनमेंट 3। और अच्छा, एक्सरसाइज जी मैंने 2 ही भेजा है ना अभी तक आपको। यस सर। तो आज मैं आपको एक एक्सरसाइज और एक असाइनमेंट भेजूंगा, आप उसको कर लेना। लेवल 1 का क्वेश्चन होपफुली अगर आप करोगे इस ढंग से तो आपसे 75% के ऊपर क्वेश्चन हो जाएगा लेवल 1 में। फिर मैं जब आप एक्सरसाइज और ये कंप्लीट कर लोगे तो मैं आपको लेवल 2 और लेवल 3 क्वेश्चंस भेजूंगा, लेवल 2 लेवल 3 और होपफुली रैंक सेक्शन। भैया मेरे पे लेवल 1 नहीं आया था। अच्छा, लेवल 1 में भेज दे रहा हूँ, कल ध्यान में नहीं रहा होगा, लेवल 1 में भेज दे रहा हूँ, अभी भी। तो हर्ष, अभी जो तुम फोन यूज कर रहे हो उसमें डीपी क्या है? नहीं है भैया, हटा दिया। चलो, भेज दे रहा हूँ। मिल गया। तो आप इसको कर लो, फिर हम लोग ये संडे डिस्कशन रखना है या अगले संडे रखे डिस्कशन? बोलो। अगले संडे रख दीजिए सर। अगले संडे से लेवल 1 का सर। अगले संडे रखेंगे तो लेवल 1 का नहीं, लेवल 1 एक्सरसाइज 3 असाइनमेंट 3, और असाइनमेंट 1 2 और एक्सरसाइज 1 2 से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नहीं तो मार्क खा जाओगे। इसलिए क्योंकि उस दिन डिस्कशन के दिन तुम लोग आए ही नहीं, कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ थे उसमें, तो उसमें से मैं किसी को कोई क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूँ। किस दिन भैया? रक्षाबंधन के दिन। अच्छा। तो एक काम कर लेते हैं, कल थोड़ा देर का डिस्कशन रखते हैं, और आज मैं आपको जो दे रहा हूँ उसको आज आप दिन में पूरा कंप्लीट कर जाओ। कल जो है हम लोग एक काम कर लेते हैं, आज वाला असाइनमेंट एक्सरसाइज और लेवल 1 इतना डिस्कस कर सकते हैं अगर आप चाहें। क्या बोलते बोलो, या अगले संडे रखना है? सर अगले संडे ही ठीक रहेगा सर, लेवल 1 और आज ही एक्सरसाइज का। चलो, तो नेक्स्ट संडे हम लोग जो है डिस्कशन रखेंगे, बाकी सबके लिए वही कन्वीनियंट है नेक्स्ट संडे। यस सर। मैं इसका पीडीएफ जो है ना आज वाले का उसको मैं भेज दूँगा।